योगी आदित्यनाथ ने कहा ये स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षय करता है। आइए आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर हम सभी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति समाज को जागरूक करते हुए उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित हों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या के विकास का भविष्य यानी कि विजन पेश करने वाले हैं। पीएम मोदी अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। कोरोना काल की वजह से इस बैठक को वर्चुअल अंदाज में किया जाएगा। बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। इस बैठक में पीएम के सामने अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा। मीटिंग की अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि इसमें कई बड़े अधिकारी और नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। सीएम योगी के अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन सहित कई मंत्री बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में बताया जाएगा कि अब तक कितने विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और किन कार्यों पर भविष्य में काम होने जा रहा है। पीएम की इस बैठक से पहले सीएम योगी ने भी कई मौकों पर अयोध्या को लेकर समीक्षा बैठक की है। सरकार की कोशिश है कि कम समय में अयोध्या का संपूर्ण विकास किया जा सके। वहीं देश के सभी राज्यों में स्मार्ट सिटी मिशन में उत्कृष्ट एवं अभिनव कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है। स्मार्ट सिटी मिशन में दूसरे राउंड के शहरों में देश की चयनित 100 स्मार्ट सिटीज में प्रथम पुरस्कार आगरा स्मार्ट सिटी और तृतीय पुरस्कार वाराणसी को मिला है। स्मार्ट सिटी पुरस्कारों की अलग अलग श्रेणियों में इकोनॉमी प्रोजेक्ट अवार्ड में आगरा को तीसरा स्थान मिला। माइक्रो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के निर्माण और सफल संचालन के लिए दूसरा पुरस्कार मिला, जबकि वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड में वाराणसी को स्मार्ट सिटी को 80 नदी के इको रेस्टोरेशन के लिए पहला पुरस्कार दिया गया है। स्मार्ट शहरों में सिटी लीडरशिप अवार्ड में वाराणसी दूसरे स्थान पर रहा। कोविड इनोवेशन अवार्ड में वाराणसी को महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली के साथ संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया। इसी श्रेणी के चौथे चक्र में चयनित सहारनपुर को प्रथम स्थान। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के 10 शहर शामिल किए गए हैं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कानपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। शुक्रवार को राष्ट्रपति कानपुर पहुंचे थे और कानपुर सेंट्रल पर राष्ट्रपति की अगवानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी। इस यात्रा में राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद भी मौजूद हैं। वहीं रूरा रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रपति ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कोरोना महामारी के समय अपनों को गंवा चुके लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करी। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से मास्क लगाने और कोरोना नियमों का पालन करने की भी अपील की और साथ में कहा कि डीएम साहब कह रहे थे कि मैं आशीर्वाद लेने आया हूं, लेकिन माफ कीजिएगा आशीर्वाद देने आया हूं, लेकिन मैं तो यहाँ अपने क्षेत्र में, अपने गांव, अपने लोगों के बीच आशीर्वाद लेने के लिए आया हुआ हूं। और साथ ही आपको बता दें आज कानपुर में राष्ट्रपति अपने तमाम परिचितों से मुलाकात करने वाले हैं। ना जाने कितने लोगों को हमने इस महामारी के दौरान खोया, अपनों को खोया। वो भी तो अपने हैं जिनको हम जानते नहीं, लेकिन इस क्षेत्र के निवासी हैं। उन सबके प्रति मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं आप सब लोगों से अपील, 2 बातों की अपील। ये जो तीसरी लहर की बात हो रही है, अनसर्टेनिटी है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी आ रहा है कि बच्चों में ये एक प्रकोप और भी जल्दी आ सकता है, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर है, यहाँ बनाने को मान नहीं। मैं दिक्कत समझ सकता हूँ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिनव हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से? आज कानपुर में ही है राष्ट्रपति और आज अपने परिचितों से मुलाकात करने वाले हैं। कितने लोगों को लिस्ट किया गया है मुलाकात के लिए? कैसी ये मुलाकात होगी? सर्किट हाउस में मुलाकात होगी या राष्ट्रपति आवास पर अपने मित्र के जाएंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अपने 3 दिवसीय दौरे पर कानपुर महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी पहुंचे हुए हैं। तो आज अपने 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन वो कानपुर का सर्किट हाउस में रुकेंगे। यहाँ पर 11 बजे से लेकर 12:15 बजे तक, यानी 1 घंटे 15 मिनट जो उनके लिए चयनित किया गया है, निर्धारित किया गया है, इस बीच वो अपने लोगों से मिलेंगे, जिसमें 52 लोगों को अनुमति है, जिसमें कानपुर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, कानपुर शिक्षा मंडल के हैं, व्यापारी कक्ष से जुड़े हुए लोग, विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और उनके परिचित हैं।
उनसे पहले से कानपुर से जुड़े हुए हैं, यानी 15 मिनट में। लेकिन एक उनके मित्र ऐसे हैं जो बीमारी की वजह से उनसे मिलने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि सरकारी पुष्टि अभी नहीं हुई है और समय निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम को 5 से 6 बजे के बीच राष्ट्रपति स्वयं उनके घर पर कैंट केजरीवाल के आवास पर जाएंगे और उनका हालचाल लेंगे। जी पूजा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना में अपने माता पिता को खोने वाले छात्र छात्राओं के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय की अपील रंग लाई है। अब तक 48 विद्यार्थियों को गोद लेकर उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए 39 शिक्षक सहित कई प्रशासनिक अधिकारी आगे आए। इन छात्रों को गोद लेने वालों में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय भी शामिल हैं। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि उप मुख्यमंत्री ने एमकॉम की छात्रा सुनिधि श्रीवास्तव और कुलपति ने बीबीए की छात्रा दीक्षा अग्रवाल को गोद लिया है। लाभान्वित छात्रों में से एक छात्रा ज्योति यादव है, जिसने इस महामारी में अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। तो वहीं प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया से शुरू हो गई। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पर्चा दाखिल किया जाएगा। इसके बाद 29 जून को प्रत्याशी अपना नाम वापस भी ले सकते हैं, 29 जून तक, और 3 जुलाई को मतदान होगा और उसी दिन शाम को नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। जिला पंचायत सदस्यों को मतदान के लिए इस बार मूल निर्वाचन प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन ने फोटोकॉपी या बिना प्रमाण पत्र के वोट देने से रोकने का निर्णय लिया है। इससे पहले सूची में नाम देखकर सदस्य को मतदान के लिए अनुमति दे दी जाती थी। आपको बता दें कि प्रदेश में होने वाले 75 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है, क्योंकि पंचायत चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहे। बीजेपी से ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। सपा और निर्दलीय के बाद बीजेपी तीसरे नंबर पर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? नामांकन की प्रक्रिया आज शुरू हो गई है और 3 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहने वाली है। देखिए पूजा, जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत खोल दी है, सभी जिला प्रभारी जो मंत्री बनाए गए हैं वो प्रत्याशियों को जाकर नामांकन कराने के लिए आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में हर जिले में कोई बड़ा नेता या फिर उसके साथ में है या फिर मंत्री वहां पर पहुंचाए गए हैं। ऐसे में लगातार जो विपक्ष है वो भी देखा है आपने, पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। समाजवादी पार्टी मैदान में सामने है और छोटे छोटे दलों का आमंत्रण किया है। अभी आपने देखा किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है, यानी ओम प्रकाश राजभर ही चाहते हैं इस चुनाव से कहीं न कहीं मैसेज साफ चला जाए कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो भाजपा है या फिर छोटे दल हैं वो बीजेपी को हराने के लिए एक है। कहीं न कहीं इसको मैसेज देने का काम करेंगे। पूजा, बिल्कुल आपके पास मैं लौटूंगी अनूप, लेकिन इस बीच हमारे साथ में हैदर अली जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से, साथ में गोरखपुर से संवाददाता सुभाष हमारे साथ में मौजूद हैं। सुभाष, कैसी चल रही है प्रक्रिया नामांकन की क्षेत्र में? जी पूजा, आपको बता दूं कि 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और यहाँ पे डीएम कोर्ट में नामांकन किया जाएगा और पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सारी नामांकन प्रक्रिया होगी जो 3 बजे तक चलेगी। आपको मैं दिखा दूं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पे बैरिकेटिंग की गई है और बैरिकेटिंग करके यहाँ लाइव डिटेक्टर से सारी चेकिंग की जाएगी। जो भी अंदर आएंगे उनको पूरी तरीके से लाइव डिटेक्टर से चेक किया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेटिंग की गई है और बाकायदे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और सबको जो है केवल आपको बता दूं कि प्रत्याशी समेत कुल 3 लोगों को प्रवेश यहाँ पे दिया जाएगा और उसमें जिसमें एक प्रस्तावक होंगे, एक अनुमोदक होंगे और एक प्रत्याशी होंगे और वो सभी डीएम कोर्ट में जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना पर्चा दाखिला करेंगे। यही बता दें कि 29 तारीख को पर्चा वापसी होगा और 3 जुलाई को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना भी होगी और रात तक हमारे समझ से रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। गाजियाबाद से हैदर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हैदर, गाजियाबाद में कैसी प्रक्रिया चल रही है नामांकन की? देखिए पूजा, पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद कर रखी है, यहाँ पर सिक्योरिटी पूरी लगी हुई है।
हालांकि यहाँ पर आज दो प्रत्याशी आने हैं, एक जो बीजेपी की ममता त्यागी हैं और एक सपा की हैं, जो यहाँ का नामांकन भरना है। बताते चले गाजियाबाद की मैं आपको बात करूं तो 14 सीटें जिला पंचायत अध्यक्ष की हैं, जिसमें से 5 सीटें बसपा पर हैं, 3 सपा पे हैं, 3 लोकदल पे हैं और 2 बीजेपी पे हैं और एक निर्दलीय जो उन्होंने अपनी तरफ कर लिया है बीजेपी ने। अब उनके पास भी 3 सीटें हो चुकी हैं। अगर बात की जाए पूजा तो यहाँ पर दबदबा सपा का सबसे ज्यादा था, लेकिन अब बसपा का है और कहीं ना कहीं इस पंचायत चुनाव को विधानसभा से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि गाजियाबाद के अंदर नाक का सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है, साथ में शक्ति प्रदर्शन का मौका है अन्य दलों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुभाष आपका भी। अनूप आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगली खबर पे आपकी जरूरत होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनके दल के विजयी जिला पंचायत सदस्य चुनाव में सपा उम्मीदवारों का सहयोग जरूर करेंगे। राजभर ने कहा कि वो बीजेपी को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने सपा को समर्थन देने को लेकर पूछे जाने के सवाल पर कहा, सपा ही बीजेपी को जवाब देने में इस समय सक्षम है। हालांकि ये पूछे जाने पर कि क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव में वह सपा का समर्थन करेंगे, सुभाषपा प्रमुख ने कहा वो स्थिति के अनुसार सही समय पर फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में हम सपा के साथ हैं। अनूप हमारे साथ बने हुए हैं लगातार ग्राउंड जीरो से। अनूप, क्या कुछ अपडेट आपके पास? सुभाषपा कभी ऐलान करती है कि हर साल नया मुख्यमंत्री बनाएंगे और आज ऐलान की सपा का समर्थन जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में। अब सबसे बड़ा सवाल यह अनूप कि ये भाजपा के लिए कितना बड़ा सिरदर्द है? अनूप, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? देखिए पूजा, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से भाजपा को पंचायत चुनाव में कहीं न कहीं शिकस्त का सामना करना पड़ा है, ऐसे में विपक्ष लगातार पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहा है कि इस जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हो उसमें भाजपा को करारी हार मिले। और जिस तरीके से कल ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको सुभाषपा यानी सुभाषपा के साथ साथ जो भागीदारी संकल्प मोर्चा के जो घटक दल हैं वो भी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के साथ में होंगे, या फिर जिस तरीके से देखा गया है शिवपाल सिंह यादव सुभाषपा के संपर्क में थे, साथ ही साथ जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण वो भी कहीं न कहीं सुभाषपा के संपर्क में थे, बाबू सिंह कुशवाहा समेत जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो लगातार ओम प्रकाश राजभर के संपर्क में है और भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है कि बीजेपी को कहीं न कहीं परास्त करने के लिए 2022 के चुनाव में कहीं न कहीं बीजेपी के बड़ी मुसीबत बनने के लिए। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के, उनका सपोर्ट करेंगे और बीजेपी को इस बात को मैसेज देंगे कि 2022 में किस तरीके तस्वीर रहेगी। पूजा, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी को इसकी कार्ड जरूर निकालनी पड़ेगी। सुभाषपा का खुला ऐलान, रालोद ने भी इसी तरीके से सपा का समर्थन देने का ऐलान किया हुआ है। छोटे छोटे दल अब संगठित होने लगे हैं और ये सुगबुगाहट ठीक नहीं है बस सत्ता पक्ष के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए इटावा में जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर फिर से समाजवादी पार्टी का कब्जा लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई अभिषेक उर्फ अंशुल यादव के अलावा किसी और ने नामांकन पत्र खरीदा ही नहीं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि वो निर्विरोध अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इटावा से दूसरी बार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे। नामांकन में भीड़ की संभावना को लेकर जिला प्रशासन ने कक्ष के आसपास बैरिकेडिंग करवाकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का इस बार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसको आरक्षित किया गया है। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक उर्फ अंशुल यादव ने रणनीति बनाते हुए चुनाव में 24 में से 18 अपने गठबंधन के सदस्य निर्वाचित करवा लिए हैं। तो वहीं भारत सरकार के स्मार्ट सिटी योजना को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा, आखिर कब तक स्मार्ट सिटी के नाम पर बीजेपी सरकार लोगों से झूठ बोलेगी? आखिर कब तक इस तरीके के झूठे आंकड़े पेश करेगी जनता के सामने सरकार? सभी को पता है कि एक तरफ झूठे आंकड़े पेश कर रहा है मंत्रालय और दूसरी तरफ शहरों में गड्ढे हैं, सीवर लाइन चौक है, नालों की तक सफाई नहीं हुई। आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं।
जो पहले से योजनाएं चल रही थी 10-90 चल रही थी, महिला सुरक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, नगर निगमों में भारी मात्रा में कर्मचारियों की कमी है और आप कहते हैं कि हमने स्मार्ट सिटी बना दी है। अरे झूठ बोलना बंद करिए। उत्तर प्रदेश के लोग, देश के लोग सारा सच जान चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना एक काम बचा है भारतीय जनता पार्टी का। तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से 2020 में लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में आज किसान संगठन गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। किसान एक बार फिर से कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं। किसान संगठनों ने आज गाजीपुर में एक महापंचायत बैठक का ऐलान भी किया है और नागल से निकले सभी किसान आज यहाँ एक महापंचायत बैठक में भाग लेने भी पहुंचेंगे। इनमें करीबन 100 से ज्यादा ट्रैक्टरों के साथ किसान नेता अपनी बात रखने के लिए पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में किसान मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा को पार करके गाजीपुर की तरफ बढ़े हैं। जहां एक तरफ सूबे की सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती के साथ पेश आ रही है, तो वहीं आगरा में विकास प्राधिकरण और स्थानीय पुलिस की शय पर अवैध भवन बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। मामला कोतवाली के दवा बाजार का, जहां पर बाजार ऐसा है कि अगर कोई अग्निकांड हो जाए तो बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई मौका नहीं। ऐसी जगह पर एक नई इमारत खड़ी कर दी गई है, वो भी एनबीसी विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग के नियमों को ताक पर रखकर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्राधिकरण के तेज तर्रार अधिकारियों की नजर कैसे नहीं पड़ेगी। वर्तमान में दवा मार्केट में लगभग 600 से ज्यादा दुकानें हैं। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में अगर कोई अनहोनी होती है तो बड़े स्तर पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि 2002 में भी घटना हुई थी जीवनी मंडी की श्रीजी शुक्ल फैक्ट्री में इकलौते दरवाजे पर रखे गए केमिकल और सॉल्यूशन के ड्रमों में आग लगने से 44 कारीगर जिंदा जल गए थे। अब सोचिए कि जगह इतनी कंजेस्टेड है तो क्या कोई हादसा हो जाए तो लोग यहां से निकल पाएंगे क्या? और ऐसे में एक और नई इमारत खड़ी करना सवालिया निशान खड़े करता है। थाना कोतवाली के जस्ट सामने एक एशिया की सबसे बड़ी मंडी है मेडिकल की, उसमें 1500 के आसपास दुकान है। वहां पर पैर रखने की जगह नहीं है और ऐसे में वहां पर एक अवैध रूप से एक बिल्डिंग बनाई जा रही है। लगभग 100 से 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो एडीए परमिशन कैसे दे सकता है? और अगर आपको परमिशन नहीं दी गई है तो आपका क्या कार्रवाई? वो प्रकरण मेरे संज्ञान में है, उनको हमने नोटिस भी जारी किया है और उन्होंने कंपाउंडिंग के लिए अपना फार्म भी भरा है, तो उसी के अनुसार हम कार्रवाई करें। लेकिन सर उसमें सराउंडिंग में कोई साइड बैक नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। आग लग के सीजी कांड बहुत बड़ा कांड हो चुका है 2002 में। ऐसे में कोई अग्निकांड होता है तो उसमें क्या व्यवस्था करें? जो भी होगा हमने नोटिस जारी किया है, वो नोटिस का जवाब देंगे। जो भी नियमानुसार होगा हम कार्रवाई करेंगे। कोई भी तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस बार खबरों का सफर लगातार जारी बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।